अमावस की वो रात इतनी काली थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में दुबक गए थे, लेकिन माधव को खेत में पानी लगाते लगाते देर हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे। पूरे इलाके में गहरा सन्नाटा था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झींगुरों का शोर। बस कभी कभी हवा से गन्ने के पत्तों के टकराने की सरसर आवाज आती, जो किसी के फुसफुसावे जैसी लगती थी। माधव ने कुदाल कंधे पर रखी और लालटेन उठाकर घर की तरफ बढ़ा। उसका घर खेत से करीब 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता संकरा था और दोनों तरफ गन्ने की फसल इतनी ऊंची थी कि आसमान भी मुश्किल से दिख रहा था। चलते चलते उसे अचानक लगा कि खेतों के बीच से कोई उसके साथ साथ चल रहा है। माधव रुका। खेतों में भी आवाज रुक गई। उसने कड़क कर आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिससे लालटेन की लौ फड़फड़ाने लगी। सियार होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर वो उस पुराने महुआ के पेड़ के पास पहुंचा, जिसके नीचे उसने खुद एक बिजूका गाड़ा था। उस बिजूके का हुलिया डरावना था। एक बांस के ढांचे पर फटा हुआ लाल कुर्ता और सिर की जगह एक काली मटकी, जिस पर चूने से बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान बनी थी। माधव जब उसके पास से गुजरने लगा तो उसकी नजर बिजूके के चेहरे पर पड़ी। माधव का दिल एक पल के लिए थम गया। बिजूके का चेहरा बाईं तरफ मुड़ा हुआ था, लेकिन माधव को याद था कि जब वो शाम को आया था तो बिजूके का चेहरा सामने की तरफ था। हवा से घूम गया होगा, उसने सोचा, लेकिन मन में डर बैठ गया था। वो अपनी चाल तेज करके आगे बढ़ गया। तभी पीछे से आवाज आई, छन घिस, छन घिस। ये आवाज वैसी थी जैसे कोई सूखी घास और लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर घसीट रहा हो। माधव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन वो आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था कि वो चीज दौड़ रही है। छन 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 छन। माधव के सब्र का बांध टूट गया। उसने पीछे मुड़कर लालटेन की रोशनी डाली। रोशनी का दायरा जैसे ही महुआ के पेड़ तक पहुंचा, माधव की चीख निकल गई। बांस का खंभा खाली था। जमीन पर पड़ी रस्सी टूटी हुई थी और गीली मिट्टी पर अजीब से निशान थे। इंसानी पैरों के नहीं, बल्कि बांस की लकड़ियों के निशान, जो सीधे माधव की तरफ आ रहे थे। माधव ने जिंदगी में इतनी तेज दौड़ कभी नहीं लगाई थी। उसके नंगे पैर कांटों से छिल कट गया चेहरा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके ठीक पीछे कोई है। हांफते हांफते वो अपने घर के आंगन में पहुंचा। अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। बाहर का सन्नाटा अब जानलेवा हो गया था। जो चीज उसका पीछा कर रही थी वो अब आंगन के गेट पर खड़ी थी। माधव ने पलट कर नहीं देखा, बस खिड़की की दरार से अंदर झांका ताकि अपनी पत्नी को आवाज दे सके। अंदर लालटेन की हल्की रोशनी चल रही थी। उसने देखा कि सुमन चारपाई पर सो रही है और उसके बगल में माधव खुद सो रहा था। माधव की आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंदर जो आदमी सो रहा था उसने माधव के ही कपड़े पहने थे। तभी अंदर सोए हुए उस दूसरे माधव ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों वाली थीं। उस नकली माधव ने खिड़की की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। असली माधव, जो बाहर खड़ा था, दहशत से पत्थर हो गया। उसे समझ आ गया कि खेत में जो खंभा खाली था वो इसलिए नहीं कि बिजूका भाग गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि बिजूका तो पहले ही घर पहुंचकर उसकी जगह ले चुका था। माधव कूच कर पाता इससे पहले नकली बिजूका माधव बाहर आता है। कौन हो भाई, और मेरे घर में क्यों झांक रहे हो? लेकिन तुम कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? मैं इस घर का मालिक हूँ माधव। चलो जाओ यहाँ से, खेत सूना है। ये कैसे हो सकता है? माधव तो मैं हूँ। तुम जरूर कोई बहरूपिया हो। और सुमन कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? अगली सुबह। सुनिए, उठिए नहीं, खेत नहीं जाना। चारपाई पर लेटा हुआ माधव उठा। वो कुछ बोला नहीं, बस अजीब तरीके से बिना पलक झपकाए सुमन को देखता रहा। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़न थी, जैसे घुटने मुड़ न रहे हों। सुमन ने कहा, अजीब बात है, आज खेत का बिजूका बहुत डरावना लग रहा है। किसी ने उसे नए कपड़े पहना दिए हैं। गांव के लोग खेत के पास जमा थे। गन्ने के खेत के बीचों बीच उसी पुराने महुआ के पेड़ के नीचे एक नया बिजूका खड़ा था। उस बिजूके ने माधव का वही कुर्ता पहना था जो उसने कल रात पहना था।
उसका चेहरा मटकी का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान के सूखे हुए चेहरे पर मिट्टी पोत दी गई हो। और सबसे खौफनाक बात, उस बिचूके की आंखों से पानी टपक रहा था, जिसने नीचे की सूखी मिट्टी को गीला कर दिया था। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस खेत से किसी के रोने की नहीं, बल्कि लकड़ियों के आपस में टकराने और चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे घर जाने दो।